हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, कल के सेशन में हमने जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा था और वहाँ से जो है बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो टीआरई एग्ज़ाम हो या किसी भी तरह के एग्ज़ाम हो जहाँ पर भी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है। वहाँ पर जो है चाहे वो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो या फ्रांस की क्रांति हो या रशियन रिवॉल्यूशन हो, इन सभी से जो है औद्योगिक क्रांति हो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो जाए, यहाँ से जो है बार बार सवाल आपके बनते रहते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे भौगोलिक खोजें, जो हमारा पहला चैप्टर था, इसको हम देखने वाले हैं। अब देखिए, चैप्टर तो पढ़ना ही है, बिल्कुल पढ़ना है, लेकिन अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम पढ़ें क्यों, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ें। तो इसके लिए मैं कुछ आपको प्रूफ दिखाऊंगा और कुछ ये जो हमारे प्रश्न जो है टीआरई में पूछे गए हैं उन सभी को मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं जो है 100% एक्यूरेसी के साथ आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से जो है टीआरई के आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 हो, इन सभी में जो है सवाल आपके पूछे गए हैं। अब देखिए, ये जो बुक है वो बिहार की एससीईआरटी क्लास 9 की इतिहास की बुक है, आप सभी लोगों को पता होगा। और हम जो है क्लास 9 की जो है एनसीईआरटी देख चुके हैं। इसके अलावा अगर आपने नहीं देखा है वो क्लास, तो हमारी एनसीईआरटी एक्सप्रेस नाम की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर अगर आप कहेंगे तो मैं इस जो है वीडियो की पीडीएफ भी प्रदान कर दूंगा। देखिए, वैसे क्या है कि हमने जो है ये सभी पीडीएफ आपको पहले ही भेज दिया है ग्रुप में, तो आप जो है जाके हमारे चैनल वाले ग्रुप में अगर आप ज्वाइन कर चुके हैं तो वहाँ से आप जब जाएंगे डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ है जब आपको मिल जाएंगी, जिसमें आपको एनसीईआरटी की बुक्स भी मिल जाएंगी और एससीईआरटी की बुक्स भी मिल जाएंगी। तो आज के सेशन में देखिए, हम थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस चैप्टर को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जो है वो लगातार सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो मैं चलता हूँ सीधे सीधे अपने जो है टीआरई में जो सवाल आए हैं उनको मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि वो सवाल आपसे पूछे कहाँ से गए थे। चलिए, तो देखिए, ये जो है हमारा एक टीआरई का हमने पेपर उठाया है, वहाँ से कुछ क्वेश्चन उठाए हुए हैं। और आप अगर क्वेश्चन नंबर 13 को देखें तो ये इतिहास का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ से पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज की प्रारंभ की, जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका में जो है औपनिवेशीकरण जो है प्रारंभ हुआ था। एक तो सवाल आप ये देख लीजिए। दूसरा सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। देखिए, मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ इसीलिए पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि वहाँ से जो है सवाल बने हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो है बस जो है व्यू के लिए मैं आपको जो है चैप्टर उठा के आपको डिस्कस करवा रहा हूँ। देखिए, पढ़ाते सभी हैं, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आपको ये चैप्टर क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, एमसीक्यू तो कर लेंगे आप, लेकिन एमसीक्यू से जो है सारी चीज़ें कवर नहीं होती हैं, इसलिए आपको कम से कम 1-2 बार आपको थ्योरी भी पढ़ना चाहिए। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा इतिहास के सेक्शन का है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का जो है परंपरागत मत क्या था और कारण इसका क्या था, ये आपसे पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो है हिस्ट्री में 13 नंबर का जो सवाल था कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की, जिससे अमेरिका, एशिया व अफ्रीका का जो है औपनिवेशीकरण जो है प्रारंभ हुआ था। अब मैं इसको दिखाता हूँ कि ये पूछा कहाँ से गया था। आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि ये जो है कहाँ से पूछा गया था। तो देखिए, अब ये दोनों सवाल जो आपको मैंने दिखाए, 13वें नंबर का सवाल और 14वें नंबर का जो सवाल था, वो पूछे कहाँ से गए थे दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो है क्लास 9 की एससीईआरटी हिस्ट्री है बिहार की। अगर आप इसमें देखेंगे भौगोलिक खोजें नाम का जो एक चैप्टर है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट जो है आप लोग जो है वेट करिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल जो है वो कहाँ से पूछा गया था। और इसका अगर आप वैसे तो अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसमें जो है कौन कौन से देशों ने जो है इसमें जो है भूमिका निभाई थी। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, तो आगे देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वास्को डिगामा था वो उत्तम आशा अंतरिप से होते हुए भारत के जो है मालाबार तट पर पहुँचा था। इसके अलावा आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया गया। देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है। और सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने मदद की थी। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो देखिए, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की जो महारानी इसाबेला थी, ये प्रमुख थी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो है, अब मैं आपको एक बार फिर से सवाल दिखाता हूँ। तो देखिए,
यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो पुर्तगाल और स्पेन हो जाएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से जो है एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड का कहीं नाम नहीं आता और जर्मनी और इटली का भी नहीं आता। इसमें जो है मुख्यतः जो नाम आता है वो पुर्तगाल और स्पेन का आता है। तो अगर आप जब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए अगला सवाल मैंने आपको क्या दिखाया था कि जो है 14 नंबर का सवाल कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। परंपरागत मत क्या है मतलब किसके लिए जो है ये खोजी गई थी। तो अब देखिए इसमें ये तो मैं आपको दिखाऊंगा और कल के चैप्टर में मैंने आपको बताया कि जो बोस्टन टी पार्टी घटना हुई थी ये 1773 में हुई थी। ये मैंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में आपको पढ़ाया था। इसके अलावा ग्रेट डिप्रेशन भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है जब क्लास 9 की जो है NCERT हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है। अब फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी कौन से थे, तो ये आपको मैंने बताया था कि वाल्टेयर भी थे, रूसो भी थी, मॉन्टेस्क्यू भी थे, स्पिरिट ऑफ द लॉज और रूसो का जो बुक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन सभी ने जो है काफ़ी ज़्यादा भूमिका अदा की थी। देखिए कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी। एक मिनट जब इसको मैं दिखा दूंगा, 13 और 14 नंबर का सवाल है, चैप्टर खत्म कर लूँगा। इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ये जो सवाल है वो कहाँ से पूछा गया था। एक मिनट में आपको दिखा ही देता हूँ। पहले मैं 14 नंबर का ये आपका सवाल दिखा देता हूँ कि कहाँ से पूछा गया था। प्रारंभिक जो भौगोलिक खोजें हैं उनका जो है परंपरागत मत क्या था। इसके बाद मैं अमेरिकी स्वतंत्रता की जो उद्घोषणा किसने लिखी ये भी आपको जो है दिखा दूंगा कि कहाँ से पूछा गया था। तो अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 13 का बताया कि ये जो फ्रांस और जो है स्पेन थे, इन्होंने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी और इन्होंने ही शुरुआत की थी नए नए क्षेत्रों को खोजने के लिए। अब इसका खोजने का उद्देश्य क्या था ये आपका अगले सवाल में पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए पेज नंबर जो हमारा 6 आने वाला है, भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या थे। तो शॉर्टकट में आपको सीधे ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जो है व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव, मतलब आर्थिक जो है स्थिति मजबूत करनी थी इनको। इसके अलावा जो है उपनिवेश अपना स्थापित करना था वहाँ पर। वाणिज्यवाद का मतलब अपने व्यापार का भी विकास करना था और ईसाई धर्म का जो है पश्चिमी सभ्यता का जो है प्रचार प्रसार भी इनको करना था। इसके अलावा दास व्यापार का भी विकास होता था, इससे जो है विकास हुआ। इसके अलावा जो है देखेंगे ये तो परिणाम लिखा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो ये 3 चीज़ें थी। ये व्यापार बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की। इसके अलावा अपने जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे और जो है अन्य तरह के कई जो है मत शामिल थे। तो वहाँ पर भी जो है जो आपका जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको 17 नंबर का सवाल क्या बताया कि जो है पूछ रहा था कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की जो है उद्घोषणा जो है या किसने लिखी थी। तो इसको मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। और ये आपका चैप्टर 2 आ गया और इसमें आप देखेंगे पेज नंबर, अभी तो हम किस में हैं 12 पे, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट जो है थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे सैमुअल एडम्स ने क्या कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर देखिए बोस्टन टी पार्टी, देखिए बोस्टन टी पार्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी मैंने आपको सवाल दिखाया था कि बोस्टन टी पार्टी घटना जो हुई थी ये 1773 में हुई थी। तो ये सवाल जो है यहाँ से उठा के बनाया गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको कि जो है आपको जो है SCERT और NCERT दोनों पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कौन सा सवाल कह रहा था कि जो है अमेरिकी स्वतंत्रता की जो है उद्घोषणा किसने लिखी थी। अब देखिए जब यहाँ पर जब दूसरा महाद्वीपीय सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, तो ये जो है 1776 में हुआ था। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में जब दूसरा महाद्वीपीय सम्मेलन आयोजित हुआ तो थॉमस जेफरसन के द्वारा या टॉमस जेफरसन के द्वारा स्वतंत्रता का जो है घोषणा पत्र जो है जारी किया गया। अब चाहे उद्घोषणा लिख दी जाए या घोषणा पत्र लिख दिया जाए, ये बात एक ही हो जाएगी। तो ये मैंने अभी आपको जो है 4 के 4 क्वेश्चन के जो है वो दिखा दिए प्रूफ कि यहाँ से पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैं आपको थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ। आप लोग एक साथ एक बार जो है मेरे साथ जुड़कर जो है और थ्योरी को पढ़िए। और हम देखिए अगर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का आपने नहीं देखा है लेक्चर, पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था इस पूरे चैप्टर को, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। वहाँ से बहुत ही ज़्यादा सवाल आपके पूछे जाते हैं और यहाँ से जो है यस्टेड में भी सवाल आपके पूछे गए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, कैरावल क्या था, एस्ट्रोलैब क्या था, ये सभी जो है आपसे पूछे गए हैं। तो हम जो है जल्दी जल्दी अपना पहला चैप्टर आज का हम शुरू करेंगे और ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, केवल 8 पेज का चैप्टर है, तो हम आसानी से इसको जो है वो पढ़ लेंगे। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा जो फालतू की चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए हम शुरू से पढ़ेंगे और यहाँ पर आपको बहुत सारे तथ्य जो है निकलकर सामने आएंगे और इसकी MCQ मैंने आपको कराया हुआ है, तो मैं इसको भी
कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, चाहे जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो है एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो है चैप्टर की शुरुआत होती है और कहा जा रहा है कि भौगोलिक खोजें, ठीक है। भौगोलिक खोजें क्यों करी गई थी? क्योंकि जो है कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया था और 1453 में ये घटना हुई थी, और जो भूमि का मार्ग था ये जो है इन्होंने बंद कर दिया था। किसने बंद कर दिया था? तो अभी आप इसी चैप्टर में जो है आगे देखेंगे। देखिए विश्व इतिहास की जो है युगांतकारी घटनाओं में से समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान था उनमें खोजें भी शामिल थी। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। देखिए यहाँ पर हम जो है ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो है उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सीधा सीधा जो है अपने तथ्यों की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक जो है येलो कलर में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां, देखिए कुबलई खां का नाम आपने सुना होगा, के दरबार के वैभव का वर्णन अपने जो है यात्रा वृत्तांत में किया था। अब यहाँ पे देखिए कि हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार और वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है, और यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। प्राचीन और मध्यकाल में भी यूरोप और एशिया के मध्य प्रायः इन्हीं मार्गों का जो है प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जन जीवन तो विद्यमान था लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के अन्य हिस्से। देखिए यद्यप 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया, परंतु इसका विशेषकर जो है प्रभाव नहीं पड़ा था। कालांतर में क्या हुआ कि व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजें और उनसे प्राप्त उपलब्धियों ने पूरे यूरोप में आधुनिक जो है युग का मार्ग प्रशस्त किया। अब आगे देखिए क्या हुआ था। मध्यकालीन यूरोप का इतिहास यदि हम अध्ययन करेंगे तो क्या पाएंगे कि काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था, और इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था, न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अत्यल्प और अंधविश्वास से युक्त था। सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण समुद्रिक व्यापार भी सीमित था। मध्ययुगीन लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था, इसलिए जो है पृथ्वी के किनारे जो है कोई जाता नहीं था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण और असाध्य थी। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भर थे। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का भी ज्ञान नहीं हुआ था, अतः दिशा भी ये लोग भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने के कारण कई बार जो है भटक जाते थे, और इसका भी जो है भय बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी, और यह इस विषम परिस्थिति में नाविकों तथा व्यापारियों द्वारा अटलांटिक जैसे महासागर की यात्रा जो है करना अत्यंत जो है दुष्कर था। अब देखिए भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। अब इस बीच में यूरोप में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके प्रभाव स्वरूप यूरोप मध्ययुगीन मानसिकता से निकलने की उद्यत हुआ। देखिए 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम आधुनिक इजराइल में अवस्थित जो है, अब जेरूसलम कहाँ पे है तो इजराइल में है, आप सभी लोग जानते हैं। इस पर अधिकार के मुद्दे को लेकर हुए धर्म युद्ध में जब यूरोपीय सामंत मध्य एशिया की नवीन शक्ति अरबों से पराजित हुए तो सामंती गौरव के मिथ्याभिमान से ग्रसित यूरोपीय दम्भ टूटने लगा, परंतु इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। धर्म युद्ध के दौरान ही यूरोपियों को यह महसूस होने लगा था कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, और इन घटनाओं ने यूरोप को पुनर्जागरण की जो है पृष्ठभूमि तैयार कर दी। मध्ययुग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया, और इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु जो है अब देखिए क्या हुआ था। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर जो है तुर्की ने जो है कब्जा कर लिया, और यह मार्ग जो है बंद कर दिया। अब देखिए इस मार्ग के लिए व्यापार करना जो है निरापद नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग के व्यापार के बदले जो है भारी कर जो है वसूलना शुरू कर दिया, और जिसका हल ढूंढना यूरोपियों के लिए जो है अति आवश्यक था। इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा और नौसेना के विकास को आसान कर दिया, और यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान जो है कहाँ से सीखा, अरबों से सीखा। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे बनता है कि यूरोपवासियों ने जो है कंपास का ज्ञान किन से सीखा था, अरबों से सीखा था। आपका कहाँ पे पूछा गया था, तो ये आपका स्टेट में भी पूछा गया था, और बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। देखिए इटली, स्पेन और पुर्तगाल जो है समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई, जिससे बड़े व मजबूत जहाज बनाए जाने लगे, और दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, जो कि
समुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक था। अब मानचित्र में काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब क्या था? अक्षांश को जानने का एक उपकरण है, याद रखिएगा। एस्ट्रोलोब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एस्ट्रोलोब या एस्ट्रोलोब भी कई बार लिखा जाता है। तो यहाँ जो ये जो है अक्षांश को जानने का एक उपकरण है, तो इसका भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण काम था। और पुर्तगालियों ने एक नए किस्म के हल्के और तेज चलने वाले जहाज़ बनाए। इसका क्या नाम था? इसका नाम था कैरावल। ये स्टेट में कई बार सवाल पूछा गया है ये, और ये जो है बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा सकता है। तो हल्के और तेज चलने वाले जहाज़ कैरावल किसने बनाए थे? पुर्तगालियों ने बनाए थे। या अगर उल्टा पूछ ले कि पुर्तगालियों ने हल्के और जो है तेज चलने वाले जहाज़ बनाए थे, उनका क्या नाम था? तो कैरावल नाम था। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है। इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य महासागर में अपना जो है जहाज उतारा। और इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली जो व्यापारी था बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, कब आया था? 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज 1488 ईस्वी में कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के जो है पश्चिमी तट पर। इसे क्या कहते हैं? तो इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, याद रखिएगा। इसके पश्चिमी तट के होते हुए जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा, ठीक है। ये जो है केप ऑफ गुड होप इसको बोलते हैं हिंदी में, उत्तम आशा अंतरीप कहते हैं। 1492 में जो है क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। और आगे जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का ही एक जो है नाविक जो है ये कहाँ पे आ पहुंचा? तो ये जो है वास्को डिगामा इसका नाम था। और ये उत्तम आशा अंतरीप होते हुए भारत के मालाबार तट जो है केरल के कालीकट तक जा पहुंचा, ठीक है, यहाँ पर ये पहुंच गया। अब ये वहाँ से जो है आया कैसे था? केप ऑफ गुड होप से कैसे इसको भारत का रास्ता मिला था? तो ये भी देखिए जब ये कालीकट पहुंचा था तो स्थानीय शासक जो था जमोरिन, उसके द्वारा इसका जो है भव्य स्वागत किया गया था। और ज्ञातव्य है कि वास्को डिगामा की सफलता के पीछे कुछ नवीन संसाधनों का भी योगदान था। भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा तो नहीं गया है लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। इनकी भेंट जो है वास्को डिगामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और इन्हीं के सहयोग से उसे भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। इससे यूरोपियों के साहस में वृद्धि हुई। वास्को डिगामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा गया। मसाले जो होते थे बहुत ही ज़्यादा जो है मुनाफे पर अंग्रेज इनको बेचते थे। अब देखिए 26 गुना मुनाफे पर इन्होंने बेचा और इनके अंदर जो है और ज़्यादा ललक हो गई। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज जो है यूरोपियों ने एक नई उपलब्धि था यूरोपियों के लिए, जिसे जो है 1492 में कोलंबस ने प्राप्त किया था। यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को इसने क्या कह दिया? रेड इंडियन कह दिया था। और बाद में जब स्पेन के एक नाविक जो है, इनका नाम था अमेरिगो वेस्पूची, ठीक है, या वेस्पूसी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं पूची लिखा जाता है। इन्होंने जो है नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा तो पता चला कि ये जो है एक अलग जो है महाद्वीप है और इन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जो है वो अमेरिका पड़ गया। 1519 में मैगलन ने जो है पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछ लेगा कि मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जो है कब लगाया था? तो 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का जो है जहाज से चक्कर लगाया और यह धारणा जो है पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की और साथ साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। तो यहाँ से यहाँ तक काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। इस प्रकार जो है 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। अब नई दुनिया क्या है? अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है, ये आपको मैप दिया गया है, ठीक है, मैप आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। देखिए भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुई? अब वैसे परंपरागत मत भी था कि जो है अपने आर्थिक क्षेत्र को बढ़ावा देना है और ईसाई धर्म का जो है प्रसार करना है। इसके अलावा पश्चिमी सभ्यता को भी जो आगे बढ़ाना है। ये सभी जो है कारण थे नए क्षेत्रों को खोजने के। अगर आपने अभी तक जो है ध्यान लगाकर पढ़ा होगा, मेरी बातें सुनी होगी, तो आपको जो है थोड़ा सा जो है क्लियर हो गया होगा। अब भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार को एक बृहद भूखंड से परिचित कराया और विश्व के एक देश दूसरे देशों के जो है संपर्क में आ गए थे।
आप देखिए एशिया और यूरोप की विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर जो है संपर्क स्थापित हो गया। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेश के साथ व्यापार करने की प्रोत्साहन मिला, वरना वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म और साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया गया। परंतु इसके जो है नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आए। अपनी विकसित और भौतिक आवश्यकताओं के निमित्त इन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोजों के परिणाम जो है निम्न रूप में जो है स्पष्ट किए जा सकते हैं। देखिए व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव नए नए देश में। अब देखिए भारत से ही अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो ये आए और मसाले जो लेकर गया, वो क्या नाम था उसका, वास्को डी गामा, इन्होंने जो है यूरोपीय बाजारों में उसको 26 गुना मुनाफे पर बेचा। तो ये जो है व्यापार और वाणिज्य पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इनको जो है काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ, इसीलिए ये जो है फिर से जो है भारत की तरफ अग्रसर हुए। देखिए नए देशों की खोज और नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। भाई कहीं भी चीज़ें जो है 26 गुना ज़्यादा जो है मुनाफे पर बेची जाएंगी तो परिवर्तन तो आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा देखिए विश्वव्यापी व्यापार के जो है प्रमुख केंद्र बन गए। कौन कौन? लंदन, एम्स्टर्डम और एंटवर्प, ठीक है, पेरिस, ये सभी जो है विश्वव्यापी व्यापार के जो है केंद्र बन गए। इसके अलावा स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस में जो है इसका प्रभाव जो है बढ़ गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए औपनिवेशिक साम्राज्यों का जो है विकास हुआ। अब देखिए अकेले जो है इंग्लैंड के 13 उपनिवेश जो है वो केवल और केवल कहाँ पे थे, तो ये आपका अमेरिका महाद्वीप में इन्होंने बसा दिए, जिसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि इसमें पेंसिल्वेनिया था, ठीक है, और इसके अलावा जो है वर्जीनिया था, जॉर्जिया था, मैसाचुसेट था और रोड आइलैंड था। तो ऐसे करके 13 उपनिवेश तो केवल और केवल जो है इन्होंने अमेरिका में बसा दिया और वहाँ से सारी चीज़ें जो है खेती करके, चाहे शिकार करके, चाहे जैसे भी ये लोग अपने देश ले जा रहे थे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेशों को स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही। इसके फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आ गए। अब इन्होंने जगहों को कब्जा कर लिया अलग अलग देशों में, वहाँ की जो है सोना, चांदी, मसाले और जो है अनाज और कपड़े, काटन, ये सभी लोग यहाँ से लेकर जाने लगे। तो इससे क्या है, इनके जो है औपनिवेशिक साम्राज्यों का भी विकास हो गया। देखिए अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेशों बस्तियाँ बसाई गईं और प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे। देखिए अब ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में जो है कौन जो है उपनिवेश स्थापित करने में सबसे आगे था, तो स्पेन और पुर्तगाल था। परंतु 16वीं सदी के अंत तक जो है 17वीं सदी के प्रारंभ के में फ्रांस भी शामिल हो गया। देखिए पुर्तगालियों का आगमन भारत में कब हुआ? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई? 1600 में आई। डच कब आए? तो 1602 में। फिर फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। और डेनिश कब आए? तो ये 1616 में। और स्वीडिश कब आए? तो ये 1731 में। तो ये सभी चीज़ें दी गई हैं, तो यहाँ से आपका सवाल बनाया जा सकता है। वाणिज्यवाद का विकास हो गया और इन्होंने जो है अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार किया। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि भौगोलिक खोजें ने यूरोपीय देशों की सभ्यता और संस्कृति, धर्म और साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोजों ने इसमें प्राण डाल दिए। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका में दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर जबरन धर्मांतरण और सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापक प्रचार प्रसार ने चर्च की प्रभुसत्ता को कम कर दिया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तत्कालीन धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिसने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। अब देखिए यहाँ से मैंने आपको सवाल बनाए हुए हैं, आप उसको भी जरूर देखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं उसका लिंक जो है आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। पहले तो आप थ्योरी पढ़ लेंगे, इसके बाद आप जो है एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपकी जो है सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब देखिए भ्रांतियों का अंत हो गया, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। भ्रांति कैसी थी कि पृथ्वी चपटी है, किनारे जाने पर हम जो है शून्य में गिर जाएंगे या कभी मिलेंगे नहीं, ठीक है। महासागर जो है काफ़ी गहरे हैं, महासागर का कोई और छोर नहीं है, वहाँ पर जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो ये जो है ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ थीं। तो ये लोग जब बाहर निकले, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को देखा, अलग अलग तरह से जो है जब उसका अनुभव किया, तो ये सारे जो है भ्रांतियाँ जो है इनकी ख़त्म हो गई और भौगोलिक ज्ञान में इनके वृद्धि हो गई। आगे देखिए अन्य परिणाम क्या हुए, तो अन्य परिणाम कैसे हो गए। देखिए जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ और यूरोप के माध्यम से चाय, काफ़ी, तंबाकू, आलू भारत जैसे देशों में इसका आगमन हो गया। भारतीय फसल आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्रों में गए और वहाँ से दूसरी फसलें जो है यहाँ पर आ गए।
इस प्रकार जो है कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा जो है सामने लाई और विचारों में परिवर्तन लाए और वैज्ञानिक विचारों को मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास जो है ये टूटने लगे और दूसरी तरफ जो है नए विचारों के और अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के जो है फलस्वरूप जो है वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास हुआ और जिसने जो है दुनिया का जो है यूरोपीयकरण कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नौसेना मजबूत होने लगी इसके बाद से, और जो है कई सारे फसलें आपस में आदान प्रदान की गई, बहुत सारे उपनिवेश स्थापित कर दिए गए जहाँ पर जो है दूसरे देशों पर जो है शासन चलाया जाने लगा। तो बहुत से जो है इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी थे और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और ये जो है प्रश्न और उत्तर आप लोग कर लीजिएगा, मैं PDF आपको दे दूँगा। वैसे भी मैंने आपको पूरी PDF जो है एक ही बार में दे दी है। देखिए वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो पुर्तगाल का था, आप सभी लोग जानते हैं। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा, तो अरबों से सीखा था। ये सभी आपको मैंने बताया। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी, तो ये बार्थोलोमो डियाज था जो सबसे पहले 1488 में वहाँ पर आया था, ठीक है। और 1514 में जो है मैगलन ने पृथ्वी का चक्कर लगाया था। 1492 में अमेरिका की खोज हुई थी। 1498 में जो है भारत आया था वास्को डी गामा। तो ये सभी जो है ये आप देख लीजिएगा। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हो गया, तो 1453 में हो गया था, जब जो है इस जो मार्ग था, व्यापारिक मार्ग था कुस्तुनतुनिया का, इस पर जो है अरबों का नियंत्रण हो गया था और बहुत ज़्यादा ये लोग टैक्स लेने लगे थे। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, तो ये मैगलन ने लगाया था, आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो इस सभी को जो है याद रखिएगा। अब आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, वो हम अगले सेशन में चैप्टर वाइज आप तक पहुँचाएंगे। जिस चैप्टर से जो है जहाँ से सवाल बने हैं हम सवाल को भी दिखाएंगे और फिर आपको जो है चैप्टर भी पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही जो है स्टडी करने के लिए, स्मार्ट स्टडी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो है वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। हम अगले सेशन में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और नए टॉपिक के साथ। मैं आपको अगले भी सवाल बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपके इतिहास के सेक्शन में सवाल बने थे, कौन से चैप्टर से जो है सवाल ज़्यादा बने थे। तो इन सभी को आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।